हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो शीत युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया था और एक ध्रुवीय विश्व का दौर उस टाइम पीरियड को कहा जाने लगा था, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री यानी कि एक ही ध्रुव बन गया था पूरे विश्व का, और वो कौन था? यूएसए यानी कि अमेरिका था। इसमें अमेरिका का प्रभुत्व जो है वो बढ़ता जा रहा था और उसका वर्चस्व भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। ये 2001 के सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उस टाइम पीरियड की जो है तस्वीर है, और इसे समकालीन इतिहास की धारा को मोड़ देने वाली घटना के रूप में जाना जाता है। उस टाइम पीरियड में अमेरिका का जो वर्चस्व था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के जो है उनकी जीवन की कहानी दे रखी है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में अपने कुछ एम बनाए थे, और ये जो युद्ध हो रहे थे लगातार, इनकी वजह से वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे अपने आप को। आयशा जो है, जाबू और ओंद्रेई, इन तीन बच्चों की यहाँ पर कहानी दे रखी है। बगदाद के छोर पर एक स्कूल में पढ़ रही थी आयशा, और वो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी, अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने ये सोचा था कि वो विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी, लेकिन सन 2003 में उसकी एक टांग जो है जाती रही। मतलब क्या था कि वहाँ पर एक हवाई हमला हुआ था जिसमें एक मिसाइल वहाँ उनके ठिकाने पर आके गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका एक पैर जो है वो ख़राब हो गया था और वो चल फिर नहीं पा रही थी। उसने धीरे धीरे करके चलना फिरना सीखा, और फिर उसने सोचा कि अब मैं दोबारा से डॉक्टर बनने की जो अपना सपना है उसको देख सकती हूँ और उसका पूरा करने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो विदेशी सेना है उनके देश में चली आई है वो उसको छोड़कर चली जानी चाहिए। इसके अलावा जो है डरबन, दक्षिण अफ्रीका का एक प्लेस है डरबन, वहाँ पर एक लड़का है जाबू, वो एक प्रतिभाशाली कलाकार है और उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का बहुत ही गहरा असर है। अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो एक आर्ट स्कूल में पढ़े और बाद में अपना एक स्टूडियो खोल ले। लेकिन उसके पिताजी क्या चाहते थे कि वो MBA की पढ़ाई करे और अपने परिवार का व्यवसाय संभाले। उनका व्यवसाय जो है वो अभी अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए उसके पिताजी चाहते थे कि उनका लड़का जो है वो MBA की पढ़ाई करे और जो नए तरीके हैं उनको अपनाकर उनके व्यवसाय को वो और अच्छे तरीके से चलाएं। अब इसके बाद जो है हम जो तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, युवा अंद्रे पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माँ बाप बतौर आप्रवासी रूस से आए थे, और चर्च जाते टाइम जब वो अपनी नीली पैंट पहनता है तो उसकी माँ उसको जो है टोक देती है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि ये जो एज है, इस एज में मैं भी ऐसा ही करता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि देखिए उसकी माँ ये दिखाना चाहती है कि वो जो लड़का है वो एक सभ्य और शालीन लड़का है, लेकिन वो उसको पहन के अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करता। वो जीन्स पहन के ही अपने आप को उसको लगता है कि हाँ वो आज़ाद है। इसी वजह से वो क्या है, अपने जो पसंद के कपड़े पहनना चाहता है। अब हो सकता है कि उन तीनों बच्चों के सपने जो है वो पूरे हो जाते अगर इस तरीके की जो समस्या है वो विश्व के सामने ना आती, जैसे कि बार बार हमले हो रहे थे। अब यहाँ पर हम जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें हम अमेरिका शब्द का प्रयोग करेंगे। अमेरिका शब्द का प्रयोग हम दक्षिण अमेरिका और जो उत्तरी अमेरिका, दोनों महाद्वीप हैं, उनके लिए हम करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका शब्द का प्रयोग। लेकिन अगर हम अकेला अमेरिका का यूज़ करें तो इसका मतलब सिर्फ हम USA की बात करें, सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहे हैं। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई थी? अब देखिए सोवियत संघ का विघटन हो गया था। हमने पहले पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि USSR का विघटन हो गया था। अब जब USSR का विघटन हो गया था तो उसके बाद सिर्फ एक अमेरिका था जो पावरफुल कंट्री थी, जो कि एक ध्रुव बन गया था पूरे विश्व का। उसने क्या किया था, उसने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दूसरे देशों के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया था। तो 1991 में सबसे पहले जो अमेरिका का वर्चस्व था उसकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे जो है एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए उस युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक पिक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। ये जो तस्वीर है ये हाईवे ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु का जो राजपथ था वहाँ से ली गई है। यहाँ पर ये जो जगह है कुवैत और बसरा के बीच में एक सड़क का है जहाँ पर ईरानी सेना खड़ी थी और खाड़ी युद्ध यहाँ पर हुआ था। खाड़ी युद्ध जो है वो फरवरी 1991 में हुआ था। उस टाइम पे अमेरिकी विमान जो थे उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया था। अब अमेरिकी विमानों की हमले की वजह से जो इजराइल के या फिर जो कुवैत और बसरा के लोग थे उनको पीछे हटना पड़ा था और वहाँ पर बहुत ही लॉस हुआ था, जान और माल की काफ़ी हानि हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के जो वर्चस्व का इतिहास है वो 1991 तक ही सीमित नहीं है। उससे पीछे पहले भी, यानी कि जब विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया था 1945 में,
उसके टाइम पीरियड के बाद भी जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उनका प्रभुत्व जो है वो विश्व के सामने बढ़ता चला गया था। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बहुत तेज़ी से उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, यानी कि उसको अपना गुलाम बना लिया। तो अब जो कुवैत है वो क्या था, इराक की एक कॉलोनी थी। इराक को समझाने बुझाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन सब नाकाम रही और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ जो है उन्होंने कुवैत को आज़ादी दिलाने की अनुमति दे दी। इसके बाद संयुक्त युद्ध जो शीत युद्ध हुआ था उसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो जॉर्ज बुश थे उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा अमेरिका की व्यवस्था को दी थी, यानी कि जो अमेरिकी वर्चस्व चल रहा था उस टाइम पीरियड की जो व्यवस्था थी उसको नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसने दी थी, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दी थी। अब इसके बाद क्या हुआ था, 34 देशों ने मिलकर अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की। उसमें लगभग 6,60,000 से अधिक सैनिक जो हैं शामिल थे और इन सब की हेल्प से उन्होंने प्रथम खाड़ी युद्ध की शुरुआत की थी, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, जो कि पिक्चर में हमने देखा था, जो मृत्यु राजपथ के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो पहला खाड़ी युद्ध हुआ था उसकी अगुवाई किसने की थी, 34 देशों के लोग जो सेनाएं थी उन्होंने मिलकर की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को क्या कहा जाता था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता था और एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान भी इसको कहा जा सकता था। इसको अमेरिकी सैन्य अभियान क्यों कहा जा सकता था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो सेना थी वो कहाँ की थी, अमेरिका की थी। इसमें 75% सैनिक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इसी वजह से इसको अमेरिकी सैन्य अभियान भी कहा जा सकता है। इसके अलावा और 34 देश थे जो इसमें शामिल थे। इराक के राष्ट्रपति जो सद्दाम हुसैन थे उन्होंने ऐलान किया था कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। ये जो जंग उन्होंने की है, इतने सारे देशों ने मिलकर जो जंग की है वो 100 जंगों की एक जंग साबित होने वाली है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेंगी, बहुत ही अपनी पावर को रिप्रेजेंट करेंगी समाज के सामने, जनता के सामने। और उन्होंने जो है कुवैत से उन लोगों को हटने से मजबूर कर दिया था। इसके बाद प्रथम खाड़ी युद्ध से ये बात जाहिर हो गई थी कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत ही पीछे हैं, यानी कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और बाकी की जो देश हैं उनकी सैनिक क्षमता जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने वैज्ञानिक जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया और इसी वजह से इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई थी और इस कंप्यूटर युद्ध को टेलीविज़न पर भी जो दिखाया गया था। जो सारी जनता थी वो इसको जो है टीवी के ऊपर देख सकती थी, इसीलिए इसको वीडियो गेम वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अविश्वसनीय बात जो जान पड़ती है वो ये है कि अमेरिका ने इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। अब अमेरिका ने प्रॉफिट कैसे कमाया था, अब मैंने अभी बताया था कि 34 देश इसमें शामिल थे। अब वो जो 34 देश शामिल थे उनमें से जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे जो देश थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए थे यूएसए को इस युद्ध के लिए, लेकिन जितने पैसे यूएसए को मिले थे उसमें से बहुत कम पैसे उसने युद्ध के लिए खर्च किए थे, इसीलिए उसका प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था। इसके बाद है क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध जब जीत गए थे तो उसके बावजूद जॉर्ज बुश ने 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन यानी कि जो क्लिंटन के नाम से जाने जाते हैं, उनका राष्ट्रपति पद से चुनाव जो है वो हार गए थे। अब क्लिंटन जो है उन्होंने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपनाया और उन्होंने चुनाव प्रचार का निशाना किसको बनाया था, घरेलू नीति को बनाया था। अब जो बिल क्लिंटन है 1996 में दोबारा से चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है, यानी कि विश्व के जो मामले हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया है। जो विश्व युद्ध वगैरह में वो इन्वॉल्व थे या फिर दूसरे जो देश हैं उनके ऊपर अपना जो वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे वो सब उन्होंने छोड़ दिया है। वो सिर्फ अपने घरेलू मामलों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फौजी ताकत के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार रखा गया और इस तरह एक बड़ी घटना 1999 में हुई। कौन सी बड़ी घटना हुई 1999 में? अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की और ये जो सैन्य कार्रवाई थी इसमें किसकी जो है बहुलता थी? अल्बानियाई जो लोग थे उनकी बहुलता थी कोसोवो में और उन्हीं के अगेंस्ट ये सैन्य कार्रवाई की गई थी।
इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। अब देखो 2 महीने तक लगातार अगर किसी भी एरिया में बम विस्फोट होता है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान उन लोगों को फेस करना पड़ता है। नाटो में जो है कौन से देश शामिल थे, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, ये बहुत सारे देशों का एक ग्रुप बन गया था। और क्लिंटन के दौर में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है वो नैरोबी में की गई थी। नैरोबी केन्या और जो है दार ए सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में कब की गई थी, 1998 में, यानी कि 1998 में दोबारा से बमबारी की गई थी। अब जो ये कह सकते हैं हम, ये इस्लामी जो विचार थे, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के जो विचार थे उनसे प्रभावित होकर जो है ये बमबारी की गई थी। और इस आतंकवादी संगठन का नाम था अल-कायदा, ठीक है। और इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया था। और इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए थे। अल-कायदा जो है एक आतंकवादी संगठन होता था और उसी आतंकवादी संगठन की अगुवाई में ये सारे हमले किए जा रहे थे। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कितने जो है इमारतें जो है वो ध्वस्त हो गई थी, घर या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में जान और माल की काफ़ी हानि हुई थी। इसके बाद अगर बात करें, अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए जो है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या फिर इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की परवाह नहीं की थी। और अमेरिका पर यह भी आरोप लगा था कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों को भी अपना निशाना बना लिया था, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की भी उसमें हत्या हुई थी जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं और उनका आतंकवाद से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की। देखिए, ये जो आतंकवाद फैल रहा था पूरे विश्व में, इसके विरुद्ध 11 सितंबर 2001 को देश जो विभिन्न अरब देश थे उन्होंने 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यवसायी विमानों पर कब्जा कर लिया। जो व्यवसायी विमान थे उन पर क्या कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये कौन थे, ये अपहरणकर्ता थे, मतलब उन लोगों का अपहरण उन्होंने कर लिया था। अब जो अपहरणकर्ता थे इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की शीद में उड़ाकर ले गए। 2 विमान तो कहाँ गए, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा गए। और तीसरा विमान जो है वो वर्जीनिया के अलिगटन स्थित पोटांगन से टकराया था। पोटांगन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, ये एक जगह का नाम है। और चौथा जो विमान था वो अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को जो है 9/11 कहा जाता है। 9/11 जो है ये एक हमला था। 9/11 आतंकवाद के विरुद्ध एक विश्वव्यापी युद्ध की शुरुआत की गई थी। ये जो 9/11 है इसमें क्या हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था कि जो अरब देश के कुछ अपहरणकर्ता थे उन्होंने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही 4 अमेरिकी व्यवसायी विमानों के ऊपर कब्जा कर लिया था। पहला कहाँ गया था, अभी मैंने आपको बताया था। जो 2 विमान थे वो न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा गए थे। तीसरा जो है वो वर्जीनिया की अर्लिंगटन और पेटांगन से टकराया था। और पेटांगन क्या है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। और चौथा विमान अमेरिकी कांग्रेस की एक मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वो नहीं टकराया। वो कहाँ गिर गया था, जो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया था। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीने को तारीख से लिखने, मतलब जो है वहाँ पर महीने को जो है तारीख से पहले लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 11 सितंबर की बात है इसलिए इसको 9/11 कहा जाता है, यानी कि सितंबर महीने का जो नाम है वो पहले लिखा गया है। लेकिन भारत में इसको कैसे लिखा जाता है, 11/9 लिखा जाता है, लेकिन वहाँ 9/11 लिखा जाता है। इस हमले में जो है लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए थे। और जो अमेरिकी लोग थे उनके लिए बहुत ही दुखद घटना थी। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। अब क्या क्या हुआ था 1814 और 1941 में। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। यहाँ तक जान माल की हानि का सवाल है। अमेरिकी ज़मीन पर यह सबसे गहरा और सबसे गंभीर घाव था जो कि उन्होंने झेला था। अमेरिकी जो है 1776 में एक देश बना। अमेरिका जो है वो एक देश कब बना था, 1776 में बना था। और तब से इतना भयानक हमला उसने नहीं झेला था। 1776 में देश बनने के बाद जो है सबसे पहला ऐसा बड़ा झटका लगा था जिसकी वजह से अमेरिका को इतना ज़्यादा लॉस हुआ। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने कुछ कदम उठाए, भयंकर कार्यवाही की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जो
सदस्य होते थे, जो नेता होते थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति एच.डब्ल्यू बुश के बेटे थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और उन्होंने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए थे। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। अब ये जो उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, एक अभियान उन्होंने चलाया, ये उन लोगों के खिलाफ चलाया गया था जिनके ऊपर शक था कि उन्होंने जो ऑपरेशन 9/11 चलाया था, यानी कि 9/11 जो एक तरीके से 4 विमानों को गायब करने की घटना घटित हुई थी, उनके अगेंस्ट चलाया गया था। इस अभियान में मुख्य निशाना जो है, एक तो अलकायदा थे। अलकायदा कौन था, अभी हमने पढ़ा था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो आतंकवादी था। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन जो थे, उनको भी उन्होंने निशाना बनाया था, उनके ऊपर शक था। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष जो हैं वो अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक जो है इनकी तरफ से कोई भी ऐसा हमला नहीं हुआ है जिससे पता चले कि उन्होंने जो है उसका जवाब दिया किसी दूसरे हमले से। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की और जो है गिरफ्तार लोगों को उनकी सरकार जो है कोई भी जानकारी नहीं देती कि गिरफ्तार लोगों के साथ क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। अब अमेरिका की जो विदेश नीति है, उनको आप जो है ये कुछ फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं और जो कार्टून्स हैं इनमें भी समझ सकते हैं कि अमेरिका की जो नई विदेश नीति थी वो क्या थी। उन्होंने जो है जो ऐसे हमलावर लोग थे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, मुझ पर हमला क्यों किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि तुझसे मुझे खतरा था, यानी कि उनके ऊपर शक है कि उन्होंने इस तरीके के जो विमान गायब करने वाले 9/11 वाले जो घटना थी, इस तरीके की घटना उन्होंने घटित की है। इसके बाद देखिए, अमेरिका ने जो है कुछ विदेश नीति के कुछ जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि अमेरिका ने अपनी जो विदेश नीति अपनाई थी उसमें किस देश के साथ किस तरीके का बिहेवियर उनका था। तो देखिए, जो लोकतंत्र थे उन्होंने जो अमेरिका से दोस्ताना उनका नहीं था। कुछ ऐसे लोकतंत्र थे, कुछ ऐसे लोकतांत्रिक कंट्रीज़ थी जिसका अमेरिका के साथ दोस्ताना रिश्ते थे। अब देखिए, जो है तानाशाही थी, उनसे अमेरिका के दोस्ताना रिश्ते नहीं थे। विदेशी राष्ट्र थे, जो तानाशाही थे, उनके साथ भी उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। अब अमेरिका से दोस्ताना किन किन का नहीं था, एक तो दरिद्र थे, यानी कि गरीब देश थे और उनके पास तेल भी नहीं था। दूसरा, भरपूर तेल और खनिज संपदा उनके पास थी, ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ थी जो परमाणु हथियार से संपन्न थी, कुछ ऐसे भी थे जिनके पास परमाणु हथियार नहीं थे। तो मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने अपना फ़ायदा और नुकसान सिर्फ इस बेस पे देखा कि कौन सी कंट्री जो है उनके लिए उनका भला चाहती है और कौन सी कंट्री जो उनके अगेंस्ट जा रही है। जो कंट्री उनको लगता था कि ये कंट्री हमारे अगेंस्ट जा रही है, उनसे उन्होंने अपना आगे जो है संबंध रखना ख़त्म कर दिया था। अब देखिए, जो अमेरिका थी उन्होंने खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर लोगों को रखा, किन लोगों को, जिनके ऊपर उनको शक था। इसके अलावा क्यूबा के पास में जो अमेरिकी नौसेना का ठिकाना था ग्वांतनामो बे, वहाँ पर भी कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है और इस जगह रखे गए जो बंदी हैं उनको ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा दी जाती है और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की, यानी कि उनके लिए कोई कानून लागू नहीं होता। उनके साथ वो अपने मनमानी का बिहेवियर रख सकती हैं। इसके बाद है इराक पर आक्रमण। 2003 के जो है 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कुट नाम से इराक पर एक सैन्य हमला किया था। अमेरिकी अगुवाई वाले कोलिशन ऑफ विलिंग्स, यानी कि जो आकांक्षी थे, उनके महाजोट, मतलब उनका जो है एक मिश्रण हो गया था। उन्होंने एक साथ मिलकर अपना एक संघ बना लिया था, उसमें 40 से भी ज़्यादा देश शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने क्या किया था, इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के लिए हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। यानी कि उनका मानना था कि जो इराक है वो वेपन्स बनाता है, यानी कि हथियार बनाता है जिससे कि सामूहिक नरसंहार हो सकता है, और इसी को रोकने के लिए इराक पर क्या किया गया था, हमला किया गया था। इराक में सामूहिक संहार के जो हथियारों की मौजूदगी के कोई भी परिणाम या फिर प्रमाण नहीं मिले थे, मतलब कोई भी सबूत नहीं मिले थे जिससे हम कह सकें कि इराक ऐसा कर रहा था। ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा गया था कि जो यूएनओ है वो उनको ना रोके टोके अमेरिका को उसके ऊपर हमला करने से। इसके जो हमला किया गया था उसका मकसद ये था कि जो तेल के भंडार होते थे उनके ऊपर अमेरिका का नियंत्रण हो जाए और इराक में अमेरिका की मनपसंद जो है सरकार बन जाए। इसी के लिए जो उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। इसके बाद सद्दाम हुसैन की सरकार जो कि जो है चंद रोज़ में ही जाती रही, यानी कि कुछ टाइम पीरियड तक ही रही सद्दाम हुसैन की सरकार। जल्दी ही जो है वो चली गई थी, यानी कि उसकी जगह किसी और
लीडर को चुन लिया गया था राष्ट्रपति के पद पर। लेकिन इराक़ को शांत कर पाने में अमेरिका जो है वो सक्षम नहीं था, वो कामयाब नहीं हो पाया। इराक़ में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा और अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में खेत रहे, जबकि इराक़ के सैनिक कहीं बड़ी संख्या में मारे गए थे। यानी कि अमेरिका के सिर्फ 3000 सैनिक मारे गए, लेकिन इराक़ के बहुत सारे सैनिक यहाँ पर मारे गए थे। और एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद लगभग 50,000 नागरिक मारे गए थे। अब इसको भी जो है एक बहुत बड़ा हमला माना जाता है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। और इसी कारण हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो विश्व के विभिन्न जो पार्ट्स हैं वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा हो गया था। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 1945 से 1991 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें 2 अलग अलग गुट शामिल थे। पहले भी हमने पढ़ा था नाटो बन गई थी, या फिर जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था, पूर्वी जो देश थे उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया था। और शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ जो है 2 अलग अलग केंद्र बन गए थे, जो कि 2 ध्रुवीय देश की जो व्यवस्था कायम हो गई थी। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उस टाइम पीरियड में सिर्फ अमेरिका ही था जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। और इसको क्या कहा जाने लगा, एक ध्रुवीय व्यवस्था। और भौतिकी के शब्द ध्रुव का जो एक मतलब है वो भ्रामक प्रयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे क्या कहा जाएगा, वर्चस्व कहा जाएगा। यानी कि ये जो ध्रुव शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, एक ध्रुवीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, वो शब्द जो है भौतिकी में प्रयोग किया जाता है। उसका भौतिकी में जो उसका मतलब भ्रामक प्रयोग किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं इस शब्द की तो इसका मतलब होता है वर्चस्व, यानी कि एक ही जो शक्ति का होना है, एक ही देश का पावरफुल होना। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।